आज के लेक्चर में हम एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस की बात करेंगे कि सॉल्यूशन का बेस का जो हमारे पास अगर कोई करैक्टरिस्टिक कर्व दी हुई हो तो उससे हम कैसे एक यूनिक सॉल्यूशन कोसाई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे फाइंड कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड द फॉलोइंग थ्योरम। ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में ये थ्योरम प्रूव किया था जी। लेट द करैक्टरिस्टिक कर्व गैमा नॉट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट ऑफ टी, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट ऑफ टी, यू इज इक्वल टू यू नॉट ऑफ टी के कोई हमारे पास ये करैक्टरिस्टिक कर्व अगर कोई गिवन हो, इंटरसेक्ट द इंटीग्रल सरफेस एट एस एट द पॉइंट पी नॉट एक्स नॉट वाई नॉट यू नॉट बिलोंग्स टू ओमेगा। तो अगर ये किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो, जो हमारे पास ओमेगा डोमेन है उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, उसके अगर किसी पॉइंट पे जो सरफेस पे अगर वो पॉइंट लें और ये जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक कर्व है ये उसको अगर इंटरसेक्ट कर रही हो, तो हम कहते हैं कि गैमा नॉट इज सबसेट ऑफ एस। गैमा नॉट इज सबसेट ऑफ एस का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि ये जो करैक्टरिस्टिक कर्व है दूसरे लफ्ज़ों में ये उस सरफेस पे लाई कर रही है। ये हमने लास्ट देखा था, इधर हम देख सकते हैं दोबारा ग्राफिकली। अब देखें कि ये हमारे पास सपोज ये कोई इंटीग्रल सरफेस है, ये कोसाई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी और उसकी ये इनिशियल कंडीशन दी, अगर उनको सॉल्व करें तो ये हमारे पास एक इंटीग्रल सरफेस बनती है। और जो करैक्टरिस्टिक कर्व दी हुई है सपोज वो हमारे पास इस लाइन की फॉर्म में दी हुई है करैक्टरिस्टिक कर्व, तो वो हमने पढ़ा था कि ये जो करैक्टरिस्टिक कर्व है ये इस सरफेस के ऊपर लाई कर रही है। अगर कोई एक कॉमन पॉइंट हो इस सरफेस का और इस करैक्टरिस्टिक कर्व का, तो फिर ये जो करैक्टरिस्टिक कर्व है ये इस सरफेस के ऊपर लाई करेगी। इसका मतलब क्या है, ये जो हम कह रहे हैं कि करैक्टरिस्टिक कर्व जो है वो लाई कर रही है इस सरफेस के ऊपर, तो हम कैसे और इसका मतलब मैथमेटिकली कैसे प्रूव करते हैं कि मैथमेटिकली इसका मतलब ये है कि अब ये जो u नॉट ऑफ टी है, u ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, यानी वो जो इनिशियल कर्व अगर हम पुट करते हैं उसके सॉल्यूशन में, तो वो जो सॉल्यूशन है उसको सेटिस्फाई करता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप देखें कि अगर हम कोई लाइन लेते हैं और लाइन पे अगर हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो वो हर लाइन की एक इक्वेशन होती है, तो वो पॉइंट कब लाई कर रहा होगा उस लाइन पे, जब वो उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह ये जो इंटीग्रल कर्व है, करैक्टरिस्टिक कर्व है, ये अगर सरफेस पे लाई कर रही है तो सरफेस हमें पता है कि जो सॉल्यूशन होता है कोसाई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको अगर हम प्लॉट करें तो वो एक सरफेस बनाती है। तो जब वो एक सरफेस बनती है तो फिर ये जो पॉइंट, ये जो करैक्टरिस्टिक कर्व है ये उसके ऊपर लाई करेगी। इस तरह कैसे पता चलेगा कि जब ये हम पुट करेंगे उसमें इसके कोऑर्डिनेट्स, तो ये यू नॉट यानी जब यू उसका जो सॉल्यूशन है उसमें एक्स नॉट और वाई नॉट की ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो यू नॉट के इक्वल आ जाएगा। यू नॉट की जो वैल्यू है वो उसको सेटिस्फाई करेगी। बिल्कुल इस तरह जिस तरह इसका सॉल्यूशन लास्ट टाइम हमने किया था इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो एक्स वाई की फॉर्म में जो सॉल्यूशन आ रहा था, यानी एक्स नॉट जहाँ पे एस है, वाई नॉट जहाँ पे एस है, यू नॉट एस बाई 4 है। इसका मतलब ये है कि इसका जो सॉल्यूशन है यू एक्स वाई इज इक्वल टू, वो कुछ फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा था, उसमें एक्स नॉट की वैल्यू पुट करें, वाई नॉट की वैल्यू पुट करें, तो इसका आंसर एस बाई 4 आना चाहिए। तो इस तरह फिर ये उसके ऊपर लाई कर रही होगी ये कार करैक्टरिस्टिक कर्व उस सरफेस के ऊपर। As a consequence of the above theorem, we have that if two integral surfaces S1 and S2 have a common point P0, कि अगर हमारे पास
इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, इसकी एक्सटेंशन क्या है, इससे क्या ज़ाहिर होता है कि अगर हमारे पास एक नहीं दो सर्विसेज हो जाएं, ऐसी दो सर्विसेज जिनका कॉमन पॉइंट पी नॉट हो, देन द इंटरसेक्ट अलोंग द करैक्टरिस्टिक कर्व गामा नॉट थ्रू पी नॉट, तो फिर जो करैक्टरिस्टिक कर्व के ऊपर ये इंटरसेक्ट करेंगी। कैसे कि अगर सपोज S1 पी नॉट पॉइंट S1 पे लाई कर रहा है, तो हम पढ़ चुके हैं अभी जो हमने थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ी है कि अगर पी नॉट S1 पे लाई कर रहा है तो फिर वो जो करैक्टरिस्टिक कर्व होगी वो इसका सबसेट होगी। फिर उसके बाद अगर पी नॉट ये लाई कर रहा है S2 पे भी, तो वो जो करैक्टरिस्टिक कर्व होगी वो इसका सबसेट होगी। तो जब करैक्टरिस्टिक कर्व इसका भी सबसेट है और इसका भी सबसेट है, तो वो दोनों का जो कॉमन पॉइंट है तो वो उस पे लाई कर रही है। जब वो दो लाई कर रही है तो वो जो करैक्टरिस्टिक कर्व है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन, इन दोनों सर्विसेज की जो इंटरसेक्शन है उस पे लाई कर रही है। दूसरे लफ्ज़ों में वो जो दोनों सर्विसेज आ रही हैं, इन दोनों का अगर पॉइंट पी नॉट है तो वो जो इन दोनों के सर्विसेज का इंटरसेक्शन होगा वो हमारे पास ये करैक्टरिस्टिक कर्व होगी। इंटरसेक्शन जो होता है, अब लाइन की सेंस में अगर आप देखें तो इंटरसेक्शन जो होता है, अब दो अगर लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें तो वो हमारे पास एक पॉइंट आता है। इसी तरह अगर दो सर्विसेज हमारे पास इंटरसेक्ट करती हैं, तो सर्विसेज जब इंटरसेक्ट करें तो हमारे पास वो एक, या प्लेन्स हमारे पास जब इंटरसेक्ट करें तो वो हमारे पास एक लाइन बनती है। यानी कि एक लाइन का जो इंटरसेक्शन है, दो लाइन का जो इंटरसेक्शन है वो पॉइंट आता है। तो जो हमारे पास होगी दो सर्विसेज होंगी, इन सर्विसेज का जो इंटरसेक्शन है वो कोई कर्व आएगी। और इसी तरह जो दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन होता है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, उसका जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास एक लाइन आती है। तो ये दो सर्विसेज जो हैं S1 और S2, अगर उनका कॉमन पॉइंट पी नॉट है तो फिर इस मतलब ये है कि वो जो करैक्टरिस्टिक कर्व है वो इंटरसेक्ट करेगी दोनों पॉइंट पी नॉट, देन द इंटरसेक्ट अलोंग द करैक्टरिस्टिक कर्व थ्रू पी नॉट। फिर दोनों जो ये सर्विसेज हैं ये इंटरसेक्ट करेंगी किस पे, उस करैक्टरिस्टिक कर्व पे। दूसरे लफ्ज़ों में इन दोनों सर्विसेज का जो इंटरसेक्शन है वो ये करैक्टरिस्टिक कर्व आएगी। The selection of an individual surface among all integral surfaces containing a prescribed curve gamma constitutes a Cauchy problem for the partial differential equation। यानी जो इंडिविजुअल किसी सरफेस की किसी और जितनी भी इंटीग्रल सरफेस उसकी आती हैं, ये पहले भी हम इससे पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। इंटीग्रल सरफेस के लेक्चर में, इंटीग्रल कर्व्स के लेक्चर में, तो कि हमारे पास अगर किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा उसका जो सॉल्यूशन आता है उसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो वो फैमिली ऑफ कर्व्स हमें मिलती हैं। इस तरह की आप देखें तो ये हमारे पास, यानी उसका जो जर्नल सॉल्यूशन है वो ये फैमिली ऑफ कर्व्स दे रहा है। इसी तरह अगर हम किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फैमिली ऑफ सर्फेस देती हैं, यानी उससे बहुत सारी सर्फेस जनरेट होती हैं। वो जो अगर हम उसको प्लॉट करें तो हमारे पास बहुत सारी सरफेस आती हैं। तो उसमें से जो एक सरफेस है वो यही कह रहा है, द सिलेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल सरफेस, कोई एक जो सरफेस है अमंग ऑल इंटीग्रल सरफेस कंटेनिंग अ प्रेस्क्राइब्ड कर्व गामा, अगर यानी कि वो जो उन सरफेस में से कोई एक सरफेस जो इस करैक्टरिस्टिक कर्व को कंटेन कर रही है, ये जो यानी करैक्टरिस्टिक कर्व है अगर इसके ऊपर लाई कर रही है, कॉन्स्टिट्यूट्स द काशी प्रॉब्लम फॉर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये चीज़ जो है ये काशी प्रॉब्लम बनाती है कि यानी इस डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए काशी प्रॉब्लम क्या होगा, कि काशी प्रॉब्लम ये होगा दूसरे लफ्ज़ों में कि हम एक इंटीग्रल करैक्टरिस्टिक कर्व लेंगे, करैक्टरिस्टिक कर्व के लिहाज से हम वो सरफेस फाइंड करेंगे
जिस सरफेस के ऊपर ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व लाई कर रही है। तो ये है काशी प्रॉब्लम फॉर कोसाई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज फार्मूलेटेड एज, अब वो मैथमेटिकली भाई हम कैसे इसको फार्मूलेट करेंगे, कैसे लिखेंगे, फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ ए यू एक्स बी यू वाई इक्वल टू सी, कि हम एक कोसाई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन, ये वैसे तो इसके सॉल्यूशन बहुत सारे होंगे, फिर सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि फैमिली ऑफ सर्विसेज, तो बहुत सारी सर्विसेज होंगी, लेकिन वो सॉल्यूशन फॉर विच यू नॉट ऑफ एज इक्वल टू यू एक्स नॉट एज वाई नॉट एज, वेयर गामा इज इक्वल टू एक्स नॉट ऑफ एज वाई इज इक्वल टू वाई नॉट ऑफ एज यू इज इक्वल टू यू नॉट ऑफ एज इज एन इनिशियल कर्व। यानी वो सॉल्यूशन हमने फाइंड करना है जिसके लिए ये इनिशियल कर्व है। दूसरे लफ्जों में हमने उसकी वो सरफेस फाइंड करनी है जिस सरफेस के ऊपर ये इनिशियल कर्व लाई कर रही है। We shall consider the local solvability of the Cauchy problem, यानी हम लोकल इसकी सॉल्वेबिलिटी काशी प्रॉब्लम की कंसिडर करते हैं। लोकल सॉल्वेबिलिटी का मतलब ये है कि हम ये जो दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंटीग्रल सरफेस इन अ नेबरहुड ऑफ द कर्व गैमा, यानी हम डिस्कस कर सपोज करते हैं कि सरफेस जो है ये गैमा कर्व की नेबरहुड में जो सरफेस एग्जिस्ट कर रही है, जो इंटीग्रल सरफेस एग्जिस्ट कर रही है, हम वो कंसिडर कर रहे हैं। द मेन टूल फॉर सॉल्विंग द लोकल प्रॉब्लम द वेल नोन इनवर्स मैपिंग थ्योरम। तो लोकल ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इनवर्स मैपिंग थ्योरम अप्लाई करते हैं, which also has a character local character, यानी कि जो नेबरहुड में एक लोकल करेक्टर लगता है कि इनवर्स मैपिंग जो है वो उसका उसके नेबरहुड में अगर हम उसमें वेरिएबल में चेंजिंग लाते हैं तो उसकी नेबरहुड में उसका किसी पॉइंट की पार्टिकुलर नेबरहुड में वो हमारे पास इन्वर्सली रिलेटेड होगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इससे पहले आपको याद होगा हमने करेक्ट फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया था कि एक्स वाई जो हमारे पास वेरिएबल हैं उनको हमने नए वेरिएबल में चेंज किया था। जो हमने पूरा प्रोसीजर पढ़ा था एक्साई और ईटा के लिए कि एक्साई एक्स जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ एक्साई ईटा नया वेरिएबल हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू एज अ फंक्शन ऑफ नया वेरिएबल एक्साई ईटा हो जाएगा। फिर हमने ये कंडीशन उधर पढ़ी थी कि ये जो नए वेरिएबल्स हैं ये क्या करेंगे कि वो जो जैकोबियन आएगा, जैकोबियन नॉन ज़ीरो आएगा, फिर वो एक्साई ईटा हमने पूरा प्रोसीजर पढ़ा था कि एक्साई और ईटा हम चूज़ कैसे करते हैं। इसी तरह यहाँ पे इनवर्स मैपिंग थ्योरम अप्लाई करेंगे कि एक नए वेरिएबल में इंट्रोड्यूस करवा देंगे। ये जो लोकल एग्जिस्टेंस है सॉल्युबिलिटी या लोकल सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है कि हमारे पास जो इनिशियल कर्व दी हुई है, इनिशियल कर्व को हम नए वेरिएबल में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, नए वेरिएबल की फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसको पूरा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके तो फिर इनवर्स मैपिंग अप्लाई करके तो हम उन जो नए वेरिएबल होंगे जिस तरह उधर थे एक्साई और ईटा उनको दोबारा हमने एक्स और वाई में चेंज किया था, इसी तरह नए वेरिएबल को दोबारा हम ओरिजिनल वेरिएबल में यानी कि एक्स और वाई में हम चेंज कर लेंगे। अब ये एक थ्योरम है जी इसके लिए इनवर्स मैपिंग थ्योरम कि लेट डी सबसेट ऑफ आर स्क्वायर एस टी, यानी आर स्क्वायर कोई प्लेन है जिसमें हमने को डी एक सेट लिया हुआ है और इस प्लेन जो है आर स्क्वायर में कौन सी है जिसमें दो वेरिएबल है एस और टी, एंड डी प्राइम एक सबसेट है आर स्क्वायर का उस प्लेन का जिसके वेरिएबल है एक्स और वाई, यानी एक वेरिएबल एक्स वाई प्लेन हमने ले लिया और एक एस टी प्लेन ले लिया है। तो डी जो सबसेट है वो एस टी प्लेन का है और डी प्राइम जो सबसेट है वो एक्स वाई प्लेन का है। बी डोमेन, इनके लिए ये जो डोमेन्स हैं ये दो डोमेन्स ले लिए और फाई एक मैपिंग ले लिया डी से डी प्राइम बी अ क्लास ऑफ सी वन ऑफ डी। ये एक ऐसी मैपिंग है जो डी ये जो हमारे पास डोमेन है यानी ये जो डी सेट है इनके पॉइंट्स को इस पे मैप कर रही है। दूसरे लफ्ज़ों में एस टी प्लेन में जो हमारे पास आप देखें कि एक्स वाई प्लेन में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हम उनको
एक्स वाई प्लेन में कोई भी जो पॉइंट है आप मेंशन करते हैं कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, तो स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई की फॉर्म में हम ऑर्डर्ड पेयर में उसको मेंशन करते हैं। इसी तरह अगर एस टी प्लेन में कोई पॉइंट मेंशन करेंगे तो वो एस टी प्लेन में हम कोई जो पॉइंट होगा वो स्मॉल एस और स्मॉल टी से मेंशन करेंगे। जिस तरह सपोज हम इधर करते हैं, इधर ड्रा करते हैं, यानी कि यहाँ पे एक इस तरह ये एक प्लेन बना ली, ये हमारे पास प्लेन आ गई जिसमें ये जो हमारे पास एक्सिस है ये एस एक्सिस है। इसी तरह हमारे पास तो ये हमारे पास एस एक्सिस है। इसी तरह हम लेते हैं यहाँ पे एक टी एक्सिस लेते हैं जी। ये हमारे पास सपोज टी एक्सिस है। तो ये एस और टी जो एक्सिस है, एस टी प्लेन जो है, इसी एस टी प्लेन में हमारे पास कोई भी जो पॉइंट है यहाँ पे कोई भी जो हम पॉइंट ले रहे हैं जी, सपोज यहाँ पे ये कोई पॉइंट ले लेते हैं। अब ये जो पॉइंट है हमारे पास, हम इसके जो कोऑर्डिनेट्स मेंशन करते हैं, कोऑर्डिनेट्स हम कैसे मेंशन करेंगे जी? कोऑर्डिनेट्स को हम मेंशन इस तरह करेंगे, सॉरी एस और यहाँ पे टी की फॉर्म में ये हमारे पास आ जाएंगे जी। तो इसके जो हमारे पास होंगे कोऑर्डिनेट्स, हम उनको इस तरह एस और टी की फॉर्म में मेंशन करेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं जी इस प्लेन में। इसी तरह अगर ये प्लेन पूरी हमारे पास हो, इसी को ही नीचे अगर हम पूरे को प्लॉट करते हैं तो हमारे पास जो प्लेन आती है हमारे पास वो आती है ये तो देखें जी, ये हमारे पास जब इसको इसी तरह एक्स और वाई प्लेन जब लेते हैं ये, तो ये हमारे पास जो पॉइंट आएंगे इसी एक्स वाई प्लेन में हमारे पास जो भी पॉइंट आएगा उसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट से मेंशन करेंगे। तो ये हम वही चीज़ ले रहे हैं, एक एस टी प्लेन ले रहे हैं जिसमें पॉइंट कोई आ रहा है एस टी जो डी से लिया गया है, और एक एक्स वाई प्लेन ले रहे हैं जिसमें कोई पॉइंट एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के साथ आएगा। तो एक मैपिंग ले रहे हैं जो डी से डी प्राइम है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये जो पॉइंट्स हैं एस टी के, ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं एक ऐसी मैपिंग ले रहे हैं जो इधर एस टी के पॉइंट्स हैं उनको वो मैप कर रहा है, यानी उनका इमेज बन रहा है ये एक्स वाई।
और वो मैपिंग बी ऑफ क्लास C1 ऑफ डी, यानी ये जो मैपिंग है ये इस तरह डिफाइन कर रहे हैं कि उसके जो फर्स्ट ऑर्डर मैपिंग एक फंक्शन ही है ना, तो वो फंक्शन हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि वो उसके जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो कंटिन्यूस होंगे। अब P नॉट S नॉट T नॉट बिलोंग्स टू D और Q नॉट Y X Y नॉट बिलोंग्स टू D प्राइम, इसमें से D में से कोई एक पॉइंट ये चूज़ कर लिया है और डी प्राइम में से कोई ये पॉइंट चूज कर लिया है, इस तरह के फाई ऑफ पी नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट है, यानी इसका पी नॉट का जो इमेज है वो क्यू नॉट बन रहा है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह इधर हम देख सकते हैं कि सपोज यही पॉइंट अगर हम एस नॉट टी नॉट ले लें, पी नॉट एस नॉट टी नॉट और ये ले लें क्यू नॉट एक्स नॉट वाई नॉट, तो सपोज यानी उसका जो इस प्लेन में इमेज बन रहा है वो हमारे पास फाई ऑफ पी नॉट का जो इमेज है वो क्यू नॉट बन रहा है। और फाई मैपिंग किस तरह है कि एक्स एज अ फंक्शन ऑफ एस टी, वाई एज अ फंक्शन ऑफ एस टी, ये जो मैपिंग है यानी नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं एस और टी, और इसकी हमारे पास कंडीशन क्या होगी कि जो जैकोबियन है फाई ऑफ पी नॉट यानी पार्शियल एक्स वाई और पार्शियल एस टी किसके इक्वल होगा, पार्शियल एक्स व पार्शियल एस, पार्शियल एक्स व पार्शियल टी, पार्शियल वाई व पार्शियल एस, पार्शियल वाई व पार्शियल टी एट द पॉइंट पी नॉट, यानी ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं इसमें पी नॉट पॉइंट को पुट करें तो वो जो जैकोबियन है वो नॉन ज़ीरो हो। अगर ये नॉन ज़ीरो होगा देन देयर एग्जिस्ट नेबरहुड्स यू ऑफ पी नॉट बिलोंग्स टू डी, तो फिर ये जो पी नॉट पॉइंट है इसकी कोई एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी एस टी में, यानी ये जो हमारे पास एस नॉट टी नॉट पॉइंट आ रहा है ये इसकी कुछ नेबरहुड इसमें एग्जिस्ट करेगी जिसको हम U से डेनोट कर रहे हैं। इसकी कुछ नेबरहुड यानी कि कुछ इसमें से पॉइंट होंगे इसकी नेबरहुड में, वो एक सेट में रखें तो वो U सेट बनेगा। एंड U प्राइम ऑफ Q नॉट बिलोंग्स टू D प्राइम, और U प्राइम कोई नेबरहुड होगी इसमें Q नॉट के पॉइंट की नेबरहुड में। एंड मैपिंग फाई इनवर्स बिलोंग्स टू C1 U प्राइम सच दैट फाई इनवर्स U प्राइम इज इक्वल टू U, इस तरह कि वो जो पॉइंट हम Q नॉट में से लें उनकी जो इनवर्स वो जितने भी पॉइंट U प्राइम में से लेते जाएं उस सेट में से, तो उनके जो प्री इमेजेस हैं वो सारे U में आएंगे, यानी U प्राइम में जितने भी इमेजेस बन रहे हैं उनके जो प्री इमेजेस होंगे वो U में आते जाएंगे। और जे फाई इनवर्स Q नॉट यानी कि जो किसी पॉइंट पे जो फाई इनवर्स होगा, इनवर्स जो मैपिंग है उसका जैकोबियन किसके इक्वल आएगा कि जो हमारे पास वो फाई ऑफ पी नॉट है, फाई का जो जैकोबियन है वो फाइंड कर लें जिस तरह ऊपर हमने ये फाइंड किया है जैकोबियन जे फाई ऑफ पी नॉट इसके इक्वल होगा, और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगे, इसका इन्वर्स ले लें तो वो इन्वर्स का जैकोबियन आ जाएगा। यानी जे इन्वर्स फाई क्यू नॉट कैसे फाइंड कर लेंगे कि इसका जे फाई ऑफ पी नॉट का जब हम इन्वर्स लेंगे, जे फाई ऑफ पी नॉट कैलकुलेट कर लें वो मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स ले लें तो वो ये इन्वर्स मैपिंग का जैकोबियन आ जाएगा। आगे एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस के कब हम कोजाई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंग जो कोजाई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और यूनिक होता है। Consider the first order Kozai linear partial differential equation in the domain omega is subset of R cube. Suppose हमारे पास कोई फर्स्ट ऑर्डर Kozai linear partial differential equation है ax y u ux plus bx y u u y is equal to cx y u where a b and c are of class c1 omega। वही रिस्ट्रिक्शन है कि a b c जो है इनके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस हो, और गैमा एक कर्व है x equal to x naught of s y is equal to y naught of s u is equal to u naught of s is an initial smooth curve in omega। तो ये कोई हमने इनिशियल कर्व ले ली है इस डोमेन में से, एंड डी एक्स नॉट बाई डी एस बी एक्स नॉट वाई नॉट यू नॉट, यानी बी फंक्शन में ये पॉइंट पुट करें और डी एक्स नॉट का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एस लें। इसी तरह ए में फंक्शन में ये पॉइंट पुट करें और वाई नॉट का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एस लें तो ये नॉन ज़ीरो हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए देन देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन defined in a neighborhood n of the initial
इनिशियल कर्व गैमा, यानी इनिशियल कर्व जो गैमा हमने ली हुई है ये x इक्वल एक्स नॉट ऑफ एस, वाई इक्वल वाई नॉट ऑफ एस, यू इज इक्वल यू नॉट ऑफ एस, इसकी नेबरहुड में एक ही सॉल्यूशन होगा जो एग्जिस्ट करेगा। दूसरे लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि ये जो इनिशियल कर्व है गैमा, इससे जो सरफेस बन रही होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सरफेस बन रही होगी विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी ये यू एक्स वाई यू एक्स प्लस बी एक्स वाई यू वाई इज इक्वल टू सी एक्स वाई यू, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी और इस इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। यानी जो सोल्यूशन होता है वो सोल्यूशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का आपने देखा होगा ODE में भी, जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है वो सोल्यूशन उस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा होता है और उस इनिशियल वैल्यू को भी सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो इसी तरह ये जो है वो हमारे पास जो कर्व है वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई, जो सोल्यूशन आएगा, यानी सोल्यूशन बेसिकली जो सरफेस आएगी वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही होगी, और वो जो हमारे पास ये जो इनिशियल कंडीशन दी हुई है यू नॉट इज इक्वल टू यू एक्स नॉट वाई नॉट, इसको भी वो सेटिस्फाई कर रही होगी। दोबारा देख लें कि इस यूनिकनेस क्या है कि हम कह रहे हैं कि अगर कोई सपोज हमारे पास कोई कोसाई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके लिए कोई इनिशियल कर्व दी हुई है, इनिशियल स्मूथ कर्व का मतलब यही है कि उसके जो है वो कंटिन्यूटी कंडीशन हो, यानी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूस है, उसके कोई ब्रेक नहीं है उसमें या कोई एजेस नहीं आ रहे दरमियान में। तो उसके लिए अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाए तो फिर इसका मतलब ये है कि इस इनिशियल कर्व के लिए एक यूनिक, मैं करता हूँ क्लास, यूनिक कर्व के लिए फिर यूनिक सॉल्यूशन, एक यूनिक सरफेस आएगी, यूनिक सॉल्यूशन आएगा जो हम बना सकते हैं, यानी जिससे वो यूनिक सरफेस प्लॉट की जा सकती है। अब इसका जो इस यानी वो जो सोल्यूशन आएगा वो एक ही सोल्यूशन होगा और वो इसको कोसाई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और इसकी इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। आगे इम्पॉर्टेंट एक रिमार्क है, नोट दैट द कंडीशन दिस is non-zero implies that the vector ABC is not tangent to the initial curve gamma। तो ये जो कंडीशन है इसका मतलब ये है कि जो वेक्टर है, वेक्टर कौन सा, ABC, ये जो वेक्टर है जो हमने थ्योरी में, आपको याद होगा हमने इसको टेंजेंट वेक्टर से के लिए कहा था, तो ये जो है इनिशियल कर्व पे ये वेक्टर एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट यू नॉट, ये टेंजेंट वेक्टर नहीं होगा, ये यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये टेंजेंट नहीं बना रहा होगा एक्स नॉट वाई नॉट यू नॉट, जो कर्व हमारे पास आ रही है उस पे ये कोई टेंजेंट नहीं बना रहा होगा। क्योंकि फॉर इफ़ इट वर, अगर ये टेंजेंट बनाए तो ये जो कर्व है इसका बेसिकली 3 कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई यू नॉट, तो इसका जो टेंजेंट वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा, डी एक्स नॉट बाई डी एस डी वाई नॉट बाई डी एस डी यू नॉट बाई डी एस। तो अगर ये टेंजेंट बनाए तो इसका मतलब है कि ये टेंजेंट वेक्टर इस टेंजेंट वेक्टर के पैरेलल होगा। अगर ये पैरेलल होगा तो ये इसका के टाइम हो जाएगा, जब के टाइम हो जाएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स नॉट बाई डी एस इक्वल टू के ए डी वाई नॉट बाई डी एस के बी डी यू नॉट बाई डी एस इक्वल टू के सी फॉर सम कांस्टेंट के, यानी ये डी एक्स नॉट बाई डी एस की वैल्यू ये आ जाएगी, डी वाई नॉट बाई डी एस की वैल्यू ये आ जाएगी और डी यू नॉट बाई डी एस की वैल्यू के सी आ जाएगी। तो ये वैल्यू जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे जो ऊपर हमने लिखी हुई है तो ये 0 के इक्वल आ जाता है, विच कंट्राडिक्ट्स 1, जो 1 को कंट्राडिक्ट कर जाती है, यानी फिर 0 उसमें नहीं आता, यूनिक वो सरफेस नहीं बनती, यूनिकनेस की वो कंट्राडिक्शन हो जाती है। इसका मतलब यही है कि ये जो वेक्टर है ये टेंजेंट वेक्टर इस इनिशियल कर्व पे नहीं बनेगा, ये वेक्टर कोई और होगा और ये जो इस पे जो टेंजेंट वेक्टर बन रहे होंगे वो और होंगे।